हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज आप सबका मेरे YouTube चैनल एनसीईआरटी गुरु में स्वागत है। आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संधि प्रकरण को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने संधि प्रकरण पढ़ने से पहले संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत सामान्य जानकारी के तौर पर हमने पढ़ा था कि वर्णों के बारे में, इनका उच्चारण स्थान, माहेश्वर सूत्र वगैरह पढ़ा था। उसके बाद हम अब संधि प्रकरण स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप अब संधि देखेंगे कि संधि का सामान्य अर्थ क्या है, कि संधि कहते किसके। संधि मतलब जोड़ या मेल, वर्णों का आपस में जो मेल या जोड़ है वही क्या है, संधि है। ठीक है, तो संधि शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, संधि शब्द आखिर बना कैसे है, तो उसके बारे में देखेंगे। संधि शब्द से व्युत्पत्ति ही सम उपसर्ग पूर्वकात् लुढाय धा धातो उपसर्गे घो की इति सूत्रेण की प्रत्यय कृते संधि इति शब्दो निष्पत्ते। मतलब इसका अर्थ है कि सम उपसर्ग पूर्व लुढाय धातु, एक लुढाय जिसमें धा शेष रहता है। क्या शेष रहता है? धा शेष रहेगा, धा धातु रहेगा। ठीक है, लुढाय धातु में डू और इ का लोप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद धा शेष रहेगा। उसके बाद उपसर्गे घो की, इस सूत्र से उपसर्गे घो की इति सूत्रेण की प्रत्यय, उसके अंतर्गत इस सूत्र के द्वारा की प्रत्यय लगेगा। ठीक है, की प्रत्यय कृते संधि इति शब्दों निष्पत्ति, के प्रत्यय लगने के बाद संधि शब्द निष्पन्न होता है। कौन कौन से? सम उपसर्ग है। ठीक है, लुढाय में धा शेष रहेगा, तो धा आ गए अपने, सम प्लस धा प्लस की प्रत्यय। इस तरह से संधि शब्द का निर्माण होता है। संधि शब्द का व्युत्पत्ति क्या हो गया, यहाँ उसका विभाजन करेंगे तो सम धा प्लस की बराबर संधि बनेगा, जिसका अर्थ है मेल या जोड़। अब मेल या जोड़ किसका होगा? वर्णों का होगा। ठीक है, संधि शब्द से परिभाषा। अब संधि शब्द की परिभाषा देखेंगे। वर्ण संधानम संधेहि, वर्ण संधानम संधेहि अर्थात द्वयोः वर्णयोः परस्परं यत् संधानं मेलनं वा भवति तत् संधिः इति कथ्यते। द्वयोः वर्णयोः, दो वर्ण, परस्परम यत् संधानं मेलनं वा, परस्पर मतलब आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वही क्या है, संधि है। ठीक है, ये सामान्य परिभाषा थी अपने संधि की। और अपने संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखने वाले लेखक कवि कौन है? पाणिनि, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं। माहेश्वर सूत्र पाणिनि ने भगवान शिव से प्राप्त किए थे, वही पाणिनि। और उन्होंने अपनी एक परिभाषा दी है अलग से, कि संधि की परिभाषा क्या है। पाणिनि के अनुसार परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्ष संहिता अर्थात वर्णानाम अत्यंत निकटता संहिता इति कथ्यते। पाणिनि ने संधि की परिभाषा क्या दी है कि वर्णों की अत्यंत निकटता, जब दो वर्ण अत्यंत आपस में निकट आ जाते और निकट आने से उनमें जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे एक उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है। हिम धन आलय, हिम धन आलय बराबर हिमालय बना। ठीक है, अब वर्णों की निकटता कैसे हुई है, दो वर्ण कैसे मिले? हिम एक शब्द है, हिम का अंतिम वर्ण है म में अंतिम वर्ण, म में छुपा हुआ क्या है, अ। क्या है म में? अ, बाद में प्लस, और आलय का प्रथम वर्ण कौन सा है? आ। ये दो वर्ण अब आपस में मिल रहे, अत्यंत निकट हो रहे, मतलब इनका परस्पर मिलन हो रहा है, यहाँ पर संधि हो रही है। अ धन आ दोनों मिलके क्या बनेगा? आ बनेगा। तो अपना शब्द का निर्माण होगा हिमालय। इस हिम धन आलय में दीर्घ संधि है। ठीक है, तो हिम में अशेष, इसमें आलय में आ बराबर हिमालय। ये इस तरह से हिमालय का निर्माण होगा, मतलब ये संधि हो गई। ठीक है, तो संधि
शब्द की व्युत्पत्ति देख ली हमने। सम उपसर्ग है, धा धातु की प्रत्यय संधि है, ये संधि की सामान्य परिभाषा है। पाणिनि के अनुसार जो परिभाषा है, परह सन्निकर्ष संहिता, ये पाणिनि के अनुसार जो परिभाषा है वो, और इस तरह से संधि की ये सामान्य जानकारी है। संधि का एक और हम परिभाषा भी सामान्य जो छोटी क्लासों में चलता है उसको भी हम देख सकते हैं कि उसके अंतर्गत तो परिभाषा कैसे आती है। जैसे पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है उसका वर्ण, और उत्तर पद है, उत्तर पद का जो पहला वर्ण है, ठीक है, उन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होता है वही संधि है, यहाँ उसे संधि कहते हैं। इस तरह से ये संधि की सामान्य परिभाषा भी हो सकती है, ठीक है। अब हम आगे संधि के भेद के बारे में पढ़ेंगे। यस, अभी हमने संधि के बारे में पढ़ा था, संधि की सामान्य जानकारी देखी थी, संधि शब्द की व्युत्पत्ति क्या है और संधि की परिभाषा क्या है। संधि की परिभाषा देखी, सामान्य परिभाषा देखी, इसके बाद हमने पाणिनि के अनुसार जो परिभाषा थी वो देखी। अब हम संधि के भेद के बारे में देखेंगे कि संधि के भेद कितने हैं। तो संदेह भेदा, संस्कृत व्याकरणे संदेह त्रयो भेदा सन्ति। त्रयो, क्योंकि संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संधि के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3। त्रयो मतलब 3 भेद हैं संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत। ते इत्थम संति, जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से 3 भेद हैं वो देखेंगे। अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। ये मुख्य रूप से संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत 3 भेद हैं। अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। और ऐसे देखें तो संस्कृत के अंतर्गत मुख्य देखें तो 5 भेद है। संधि के 5 भेद है। ये सामान्य रूप से 3 भेद है, ठीक है, जो ज्यादा प्रचलित है, यहाँ ज्यादा रूप से इन तीनों का ही प्रयोग होता है। और ऐसे हम मुख्य रूप से देखें संस्कृत के व्याकरण के अंतर्गत तो संधि के 5 भेद हैं। कौन कौन से 5 भेद हैं वो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन आप सिर्फ सुन दो, ठीक है। सबसे पहले आएगा अच संधि, उसके बाद आएगा प्रकृति भाव संधि। एक और संधि है प्रकृति भाव संधि, वो दूसरी रहेगी। हल संधि, विसर्ग संधि, और 5वीं एक रहेगी स्वाधि संधि। जो प्रकृति भाव संधि है इसका समावेश अच संधि के अंतर्गत ही कर दिया गया है, और जो 5वीं संधि है स्वाधि संधि, उसका भी समावेश विसर्ग संधि के अंतर्गत कर दिया है। इस तरह से मुख्य रूप से संधि के भेद कितने हो गए? 3। अब यहाँ पर हमने लिखा अच संधि। अच संधि, अब आप सोचोगे अच क्या है संस्कृत के अंतर्गत। अगर हम हिंदी के अंदर बोले स्वर संधि तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्वर संधि मतलब अच बोला। अच मतलब हमने इससे पहले पढ़ा था माहेश्वर सूत्र, उसके अंदर हमने एक अच प्रत्याहार बनाया था। क्या बनाया था? अच प्रत्याहार बनाया था। उस अच प्रत्याहार के अंतर्गत क्या था? अ से लगा करके च के मध्य, अ से लगा करके च के मध्य जो वर्ण आ रहे हैं, अ से लगा करके च के मध्य जो वर्ण आ रहे हैं, मतलब उसको हमने नाम दे दिया उस प्रत्याहार का अच। मतलब अच क्या है? अ से च के मध्य जो वर्ण आ रहे हैं वो क्या है? सारे स्वर हैं, इसलिए इसको अच कर दिया। इसलिए हम उसको अच संधि भी कह सकते हैं या स्वर संधि भी कह सकते हैं। उसके बाद आ रहा है हल संधि। हल संधि मतलब व्यंजन संधि। अब हल संधि, हल का मतलब भी वही है। हल क्या है? एक प्रत्याहार है, ठीक है। हल प्रत्याहार मतलब ह से लगा करके ल तक के मध्य, ह मतलब ह और ट जो सूत्र है वहां से लगा करके हल अंतिम सूत्र ल के मध्य जो वर्ण आ रहे हैं वो सारे क्या है? व्यंजन है, इसलिए इसको हल भी कह सकते हैं या व्यंजन संधि भी कह सकते हैं। और एक है अपने विसर्ग संधि, ठीक है। इस तरह से संधि के सामान्य रूप से 3 भेद है और मुख्य रूप से देखें तो 5 भेद है। हम अभी सामान्य रूप से जो भेद 3 है उसी के बारे में चर्चा करेंगे, उसी के बारे में देखेंगे। उसके अंदर अच संधि है। अच संधि के बारे में अब हम आगे देखेंगे। इन तीनों के अलग अलग भेद भी आ रहे हैं, तो उनके अलग अलग उससे संबंधित जानकारी हम देखते हैं। सबसे पहले अच संधि है, ठीक है। अच संधि किसे कहते हैं? मतलब अच संधि किसे कहते हैं? स्वर वर्णेन सह स्वर वर्णस्य मेलनम स्वर संधि कथ्यते। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के साथ
स्वर वर्ण मेलनम, मतलब स्वर वर्ण के साथ ही स्वर वर्ण मिलता है, और जो संधि होती है उसे हम अच संधि या स्वर संधि कहते हैं। मतलब दोनों पूर्व पद में और उत्तर पद में, मतलब धन, ये धन से पहले जो आएगा अंतिम वर्ण, जो शब्द रहेगा उसका अंतिम वर्ण, जैसे हमने एक उदाहरण अभी देखा था हिम, ठीक है, और आलय। अब हिम धन आलय, ये पूर्व पद कहलाएगा, ये उत्तर पद कहलाएगा। पूर्व पद का अंतिम वर्ण म और उसका अंतिम स्वर क्या है? अ है, ठीक है। और धन, ये प्लस मतलब धन, धन के बाद जो उत्तर पद है ये वाला उत्तर पद कहलाएगा प्लस के बाद, उसका प्रथम वर्ण कौन सा है? आ है, ठीक है। तो धन के बाद आ और धन से पहले अ, इन दोनों के मेल से आ बन रहा है, ठीक है। मतलब ये स्वर और ये स्वर, स्वर वर्णेन सह स्वर वर्ण मेलनम, स्वर वर्ण मिले, स्वर के साथ इस स्वर के मिलने से जो आ बन रहा है, मतलब इन दोनों के मिलने से बनेगा क्या? हिमालय बनेगा, ठीक है। तो ये स्वर संधि की परिभाषा के स्वर के साथ स्वर मिलने से जो परिवर्तन होता है, जो शब्द बनता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। इस तरह से स्वर संधि की, अब स्वर संधि के भी भेद हैं कुछ। तो स्वर संधयो अष्टविधा संधि, ठीक है। अष्ट मतलब 8, कितने? स्वर संधि के भी 8 भेद हैं, ठीक है। कौन कौन से 8 भेद हैं उसको हम देख रहे हैं कि स्वर संधि के 8 भेद, जिसमें सबसे पहला भेद है यण संधि। यण भी एक प्रत्याहार है, उस प्रत्याहार के कारण इसको यण संधि कह दिया है। इसके बाद अयादि संधि, गौण संधि, वृद्धि संधि, सवर्ण दीर्घ संधि। इस संधि को सवर्ण दीर्घ संधि का सवर्ण, यहाँ हम इसको दीर्घ संधि भी कह सकते हैं, सवर्ण दीर्घ संधि भी कह सकते हैं। सवर्ण दीर्घ इसलिए कहा क्योंकि दीर्घ संधि में सवर्ण होने चाहिए, अक है और अक के बाद ही अका है, मतलब पहले जो वर्ण आ रहे हैं, प्लस से पहले जो वर्ण है और प्लस के बाद जो वर्ण है वही सवर्ण कहलाएगा। मतलब यहाँ पर यही उदाहरण देख लो सवर्ण समझने के लिए। ये धन है, धन से पहले क्या है? अ है, और ये धन, धन के बाद क्या है? आ है। मतलब ये दोनों सवर्ण है, मतलब अपनी ही जाति की एक ही वर्ण है, जिसके कारण इसको दीर्घ हुआ आ, ठीक है। इसलिए इसको सवर्ण दीर्घ संधि कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पूर्व रूप संधि, उसके बाद है पर रूप संधि, और उसके बाद आगे है प्रकृति भाव संधि। जो मैंने पहले ही कहा था कि प्रकृति भाव संधि का असंधि में समावेश होगा, इसलिए 8वां भेद प्रकृति भाव संधि। इस तरह से अच संधि के कितने भेद हैं? टोटल 8 भेदों के नाम यहाँ पर अपने लिख दिए हैं। अब हम अच संधि के भेद जो 8 हैं, उन भेदों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, 8 भेदों के। उसके बाद हल संधि के भी कुछ भेद हैं, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद विसर्ग संधि के भी। इस तरह से हम संधि की पूरी जानकारी धीरे धीरे लेंगे। तो अब हम अच संधि का जो पहला भेद है यण संधि, उसको पढ़ेंगे। अच संधि के अंतर्गत हम पहली संधि है अपने यण संधि। यण संधि के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। यण संधि का सूत्र है इको यणचि। सूत्र क्या है? इको यणचि, ये सूत्र है यण संधि का। इको मतलब होगा ई, क्या होगा? ई, ठीक है। इको मतलब ई। इसके बाद यण अची, अची मतलब अच, ठीक है। और यण मतलब यण, ठीक है। ये इसका हम डायग्राम बना लिया, ठीक है। ये इको यणचि, इक धन अच। अच भी कैसा? असमान। अच मतलब स्वर, स्वर कैसे होने चाहिए? असमान स्वर होने चाहिए। इक के बाद असमान स्वर होने पर इक के स्थान पर यण आदेश होगा, ठीक है। अब इक क्या है? इक एक प्रत्याहार है। मैंने प्रत्याहार जब माहेश्वर सूत्र पढ़ाया तब प्रत्याहार बताया था, और आपको बोला भी था कि माहेश्वर सूत्र याद करना है, और इस तरह से ये प्रत्याहार का निर्माण होता है। आगे प्रत्याहार काम में आएंगे तो अब संधि के अंतर्गत ये प्रत्याहार ही आएंगे। तो आपको माहेश्वर सूत्र अभी भी याद नहीं किया हो तो अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि माहेश्वर सूत्र हर जगह काम आएगा।
क्योंकि वो माहेश्वर सूत्र ही अपनी संस्कृत की एक प्रकार की वर्णमाला है, ठीक है। और वो प्रत्याहार भी अपने संधि में, सारे संधि प्रकरण के अंदर जो प्रत्याहार आते रहेंगे तो प्रत्याहार भी आपको देखने हैं, ठीक है। तो एक प्रत्याहार है, एक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण कौन कौन से आते हैं वो देखना है। तो एक प्रत्याहार यहाँ पर मैंने अलग से यहाँ पर लिख दिया है। ये लिखने का, पहले से लिखने का कारण ये है कि अपने थोड़ा टाइम बच जाएगा, जिस कारण से मैं पहले से लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर इक लिखा, ठीक है। इक प्रत्याहार है, इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ई, ठीक है, ई, उ, रे, रे, ठीक है। अब प्रत्याहार के अंतर्गत हमने देखा कि अ, ई, उ, रे ऐसे सीधे वर्ण आ रहे। अ, उ, ई, री, मतलब अ कह दिया, मतलब अ के साथ आ का भी समावेश रहेगा। यहाँ अ के साथ आ जरूर रहेगा, मतलब अ बोल दिया मतलब आ बोलने की आवश्यकता नहीं है, अलग से अ और आ दोनों साथ में ही रहेंगे, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर ई है, ई का मतलब ई छोटी भी रहेगी, ई बड़ी भी रहेगी। उ मतलब उ छोटा भी रहेगा, उ बड़ा भी रहेगा। री, री मतलब री छोटी भी रहेगी, री बड़ी। और ली, ली का बड़ा कोई नहीं है, दीर्घ कोई नहीं है, सिर्फ ली हमेशा ऋस्व ही रहेगी, ठीक है। इन तीनों के दीर्घ बनेंगे, इसका दीर्घ नहीं बनेगा। तो एक प्रत्याहार के अंतर्गत ई, उ, री, ली। उसके बाद प्लस असमान स्वर होने चाहिए। मतलब असमान स्वर मतलब ये जो स्वर हैं इक वाले वही यहाँ पर नहीं आने चाहिए, दूसरे आने चाहिए। अगर यही वर्ण पीछे हम लेंगे तो वो फिर सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी, जो यण संधि नहीं कहलाएगी। यण संधि के नियम के अनुसार एक के बाद जो स्वर होने चाहिए असमान स्वर होने चाहिए। ई है तो यहाँ पर प्लस के बाद ई नहीं होने चाहिए। ई के अलावा कोई भी स्वर है तो यहाँ पर वो अपना नियम लागू होगा, ठीक है। तो इक और प्लस असमान स्वर, अगर ये दोनों शर्त अपने मिल रही है तो वहां पर कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। तो इक के जगह पर इस असमान प्लस से पहले पूर्व पद पे ही आदेश होगा। जो आदेश होगा वो पूर्व पद पर ही आदेश होगा। मतलब इक की जगह पर ही यण आदेश होगा। जो बाद में असमान स्वर है वो वैसे वैसे रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। मतलब ये यण संधि है वो कैसी संधि है? एकादेश है, मतलब पूर्व वाले पद पे ही आदेश होगा। तो इक में ई, उ, री, ली हो गया। इक की जगह पर क्या आदेश होगा? यण आदेश होगा। यण भी क्या है? एक प्रत्याहार है। तो यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? य, व, र, ल। वो भी कैसे? हलंत। हलंत क्यों है? इनके अंदर स्वर नहीं है, ये व्यंजन है, ठीक है, इसलिए हलंत कर रखा है। तो इक की जगह पर क्या आदेश हो जाएगा? यण। मतलब ई की जगह य आदेश होगा, ओ की जगह व आदेश होगा, रे की जगह र आदेश होगा, ले की जगह ल आदेश होगा। सिर्फ इक और यण की जगह असमान स्वर जो पीछे प्लस के बाद है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो परिवर्तन होगा वो प्लस से पहले ही परिवर्तन होगा। हम उदाहरणों के द्वारा हम देखेंगे, ठीक है। जैसे उदाहरण हम देखेंगे तो ई मैंने पहले कह दिया है कि यहाँ पर सिर्फ इक में मैंने यहाँ पर ई ही लिखा है, लेकिन ई कहा मतलब ई के साथ बड़ी ई भी रहेगी। तो यहाँ पर ई और बड़ी ई प्लस बाद में क्या होना चाहिए? अच। अच मतलब स्वर होने चाहिए, वो भी कैसे? असमान स्वर। कैसे होने चाहिए? असमान स्वर। इसका उदाहरण हम एक उदाहरण देखेंगे यहाँ पर। जैसे एक उदाहरण है प्रतिधन आह। प्रतिधन आह ये उदाहरण है। अब यहाँ पर देखेंगे, ये उदाहरण दे रखा है प्रतिधन आह। क्या यहाँ पर अपने यण संधि का नियम मिल रहा है? अगर यण संधि का नियम यहाँ पर लागू हो रहा है तो यहाँ पर यण संधि होगा। उसके लिए हम देखेंगे प्लस से पहले क्या ई, उ, री में से कोई वर्ण है? तो प्रति में अंतिम वर्ण कौन सा है? ई है। प्रति में अंतिम वर्ण ई है। प्लस के बाद भी स्वर आ रहा है, प्लस से पहले भी स्वर है, प्लस के बाद स्वर है। पहला शर्त मिल रही है, मतलब वो अच संधि है। अच संधि है। अब अच संधि में भी भेद है 8, उसमें से कौन सी किसका नियम लागू हो रहा है? ई है। बाद में आ है, असमान है, मतलब यहाँ पर भी अपना नियम लग रहा है। वो कौन सा नियम लग रहा है? यण संधि का। मतलब इस उदाहरण के अंतर्गत हम यण संधि कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखेंगे। इसको हम अलग अलग करेंगे, ऑपरेशन करेंगे प्रति का। ये प्र और अलग कर दिया,
अलग कर दिया। त के अंतर्गत ई छिपा हुआ है जो अंतिम वर्ण है, ई को अलग किया। धन लगाएंगे आ, ठीक है, आ और ह सबको अलग अलग कर दिया। यहाँ पर अपने यण संधि का नियम लग रहा है। अब इसको आदेश करेंगे। क्या आदेश हो रहा है देखो, अपने ई की जगह पर आदेश क्या हो रहा है, यह, तो इस ई की जगह पर क्या आदेश कर दिया, यह आदेश कर दिया, वो भी के साथ आधा, ठीक है। बाद में जो असमान स्वर है वहां पर कोई आदेश नहीं हो रहा है, मतलब वो बाद वाला जो प्लस के बाद है वो पहले ही रहेगा, मतलब है वैसा का वैसा रहेगा आ। और यहाँ पर ई की जगह पर यह आदेश हुआ, मतलब ये जो है प्र और त हलन आधा वो वैसा का वैसा रहेगा, प्र और त। अब इस सबको हम जोड़ देंगे, वापस क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे क्या बनेगा, प्र तो आधा तो रहेगा, यो भी आधा है, इसको यो आधा है, लेकिन बाद में ये क्या है, स्वर है। तो जो स्वर है वो क्या करेगा, आगे वाले व्यंजन में मिल जाएगा, ठीक है। तो जो य आगे य है वो कैसा है, आधा है, उसके अंदर पीछे से जो आ है वो मिल गया, तो य क्या बन गया, या बन गया। और ह है ही सही, क्या बनेगा, अपना शब्द बन के क्या तैयार होगा, प्रत्याह। तो यहाँ पर प्रत्याह में कौन सी संधि है, तो अच संधि। अच संधि में भी कौन सी संधि, यण संधि, क्योंकि यण संधि का नियम पूरा यहाँ पर लगा, ठीक है। तो ई के बाद अच आएगा, तो ई की जगह पर यह होगा, और हमने ये पूरा जोड़ दिया, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब इसी तरह उ का एक उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। उ का उदाहरण देखेंगे, अनु धन अयः, ठीक है, अनुधन अयः, ये उदाहरण है, ठीक है। अब इसके अंदर देखेंगे कि हम यण संधि का नियम मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो पहले हम देखेंगे कि इस प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, उ है, और जो उत्तर पद है उसका प्रथम वर्ण कौन सा है, और मतलब दोनों असमान स्वर हैं आगे और पीछे, मतलब यण संधि का नियम मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यण संधि करेंगे, हम अलग अलग करेंगे इसको। न हलन हो जाएगा क्योंकि नौ में से उ निकल गया, और प्लस के बाद है से, ठीक है। इस उ की जगह पर क्या आदेश होगा, ये वो, इसकी जगह हमने वो आदेश कर दिया, वो भी कैसा, हलंत। अब इसको जो लिखेंगे ये वैसा वैसा उतर जाएगा, और नो, ठीक है। और यहाँ पर अय प्लस के बाद ये अय। अब इस सबको जोड़ देंगे, है पूरा लिख देंगे, नौ आधा आधा लिखेंगे, वो भी आधा है, लेकिन बाद में क्या है, स्वर है, स्वर इस व में मिल जाएगा, तो वो कैसा हो जाएगा, पूरा, ठीक है। यह बाद में जो है वैसा वैसा लिख देंगे। शब्द क्या बनेगा हमारा, अन्वयः, क्या बनेगा, अन्वयः, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना। उ है, उ के बाद असमान स्वर आ रहा है, तो उ की जगह पर वो आदेश हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा अपना अन्वयः। उसी तरह री का उदाहरण देख लेते हैं। एक पितृ धन ए, पितृधन ए एक उदाहरण है, ठीक है। अब इसको अलग अलग करेंगे। यण संधि का नियम मिल रहा है अपने, प्लस से पहले री आ रहा है, प्लस के बाद असमान स्वर ए आ रहा है, तो इसको हम करेंगे पित हो जाएगा, तो हलन, क्योंकि इसमें से ये री अलग किया, और बाद में क्या है, ए है, ठीक है। इस री की जगह क्या आदेश होगा, र आदेश होगा। चलो र आदेश कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि प्लस के बाद में असमान स्वर हैं, ठीक है। उसको है वैसा वैसा उतार दो, ठीक है। और इधर से ये पित
तो हलंत हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो ये पी है वैसा वैसा रहेगा। तो और रो दोनों आधे आधे हैं तो क्या हो जाएगा, ये वाला त्र हो जाएगा, इसमें ये और ए मिल जाएगा तो बनेगा क्या, पित्रे। क्या बनेगा, पित्रे बनेगा। ठीक है, ई वाला हो गया, ऊ वाला हो गया, री वाला हो गया। अब एक रे वाला हम देख लेते हैं। ठीक है, री वाला देख लेते हैं। री धन आकृति। ठीक है, ये अपने फोर्थ वाला है। ठीक है, चेन लिख दिए थे जिसे री धन ठीक है, री है अपने ली की जगह आदेश क्या हो रहा था, ल, इस ली की जगह ल आदेश कर देंगे। ली के बाद असमान स्वर आ रहा है, मतलब यहाँ का नियम लग रहा है, तो ल धन आकृति। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ला कृति, क्योंकि आ इस ल आधे में मिल जाएगा। ल कैसा है, हलंत आधा है। ठीक है, तो आ पीछे वाला स्वर उसमें मिल जाएगा तो बन क्या जाएगा, लाकृति रूप बन जाएगा। इस तरह से यौन संधि का एक एक उदाहरण हमने देख लिया है।